वर्ल्ड में कोई जी नहीं सकता है। जी। जैसे हमारा राइस है, हमारा जो इंडिया है, इंडिया का प्रोडक्शन राइस अच्छा है। अगर 6th क्लास पढ़ाई करना होगा ना, तैरना आना चाहिए। अगर तैरना नहीं आएगा, पढ़ाई बंद। तो आप मिल करके करते थे, तो क्या चैलेंजेस आपने देखे? क्योंकि आप भावुक भी हो रही हैं शायद कि अब ऐसे दिन जो है शायद जीवन के अंदर में दोबारा ना आए। जैसे हमारा साउथ हो गया, उड़ीसा, आंध्रा, साउथ का सारा स्टेट है, सारा जो है हम नॉन बासमती का नॉर्थ साइड में थोड़ा बासमती यूज करते हैं। 22 से 2024 तक को इंडिया का राइस बैन था। मुद्रा पोर्ट पे किस तरीके के चैलेंजेस एक्सपोर्टर्स को फेस करने पड़ते हैं? जैसे यहाँ पर काफ़ी एक्सपोर्टर्स हैं, अगर मैं स्पाइसेस की बात करता हूँ वो भी मेजर पोर्ट है, तो किस तरीके के चैलेंजेस एक एक्सपोर्टर वहाँ पर देखता है? नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश वनचंदा और आप देख रहे हैं कमोडिटी स्टेक होल्डर्स की ये मीटिंग। कमोडिटी स्टेक होल्डर्स 2026 प्रेजेंटेड एंड स्पॉन्सर्ड बाय गो ग्रीन। आज इस समय पर हम राजकोट में हैं, गुजरात के राजकोट में, जहां पर सभी कमोडिटीज के स्टेक होल्डर्स इस समय पर मौजूद हैं, चाहे वो धनिया के हों, जीरा के हों, चावल के हों, काजू के हों, और साथ ही साथ में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की यहां पर गहन चर्चा। इस समय पर इसी चर्चा के दौरान में हमें मिली है एक सक्सेस स्टोरी, जिन्होंने अपने सफर को तय किया है मात्र 500 रुपए से। गांव से जब वो चले तो 500 रुपए लेकर के चले, मुद्रा पोर्ट पर पहुंचे, जहां पर लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग और यहां पर इन्होंने अपनी किस्मत आजमाई और आज करीब करीब 500 के आसपास एम्प्लॉइज को वो रोजगार दे रहे हैं। 500 रुपए लेकर के निकले थे, 500 के आसपास इस समय पर परिवारों का वो खर्चा उठा रहे हैं। चर्चा करेंगे और साथ ही ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी कमोडिटी इस समय पर बेहतरीन है। चावल का आप एक्सपोर्ट करते हैं और साथ ही साथ काजू, रो कैश्यू आप इंपोर्ट करते हैं, भारत में बेचते हैं। इस ट्रेड ने उन्हें जमीन से आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। मैं आपको रूबरू करवा दूं, मेरे साथ में तपस नायक जी हैं। स्वागत है आपका तपस जी, मुद्रा पोर्ट से। और साथ ही मिसिस नायक है, प्रतिमा नायक जी, स्वागत है आपका भी। चूंकि एक संबल की तरह आप भी इनके साथ मजबूती के साथ में खड़ी रही। तपस जी, सबसे पहले आपके पास, चूंकि कमोडिटीज से अमूमन मैं शुरुआत करता हूं और जानने की कोशिश करता हूं कि बाजार की नब्ज क्या कहती है, और बाजार की नब्ज चूंकि जनता भी जानना चाहती है कि भाई ये बताइए कि चावल में तेजी आएगी कि नहीं आएगी, काजू की खेती हम करें क्योंकि बजट के अंदर भी प्रावधान आ गया, या फला कमोडिटी के अंदर में 2026 के अंदर आपको क्या नजर आता है। लेकिन इस प्रोग्राम की जो शुरुआत है, मैं आपकी जर्नी से जरूर शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि जब आपने बताया कि जी 500 रुपए लेकर के आप घर से चले थे और 500 रुपए लेकर के जब चले, और सक्सेस स्टोरीज, चूंकि लोगों को भी पता चलना चाहिए कि ये एक ऐसा सेक्टर है, एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर निश्चित तौर के ऊपर पे आपके भी सपने जो है वो सच हो सकते हैं। नायक जी, बिल्कुल एक शुरुआती दौर से क्या जहन के अंदर आया, कहां से आपने इसको शुरुआत दी? नमस्कार एवरीबॉडी, और सुरेश जी को हार्दिक अभिनंदन, और गो ग्रीन का को तरफ से मेरा शुभकामना, जो कि मेरे को आज इसमें ये इतना महान प्रोग्राम में इन्वॉल्व किया है। और आज मैं आया था 1998 में, जब भी गुजरात में एक साइक्लोन हुआ था। वहाँ पे 98 में साइक्लोन होने के बाद, उसके बाद आया था मैंने एक एग्ज़ाम देने के लिए अहमदाबाद। और वहाँ से अहमदाबाद जब भी आया था, मैंने गांधीधाम का नाम नहीं सुना था, और मेरे को हिंदी भी नहीं आता था ना इंग्लिश भी आता था उस टाइम पे। और जब भी रेलवे एग्ज़ाम देने के लिए आया था, उस टाइम में मेरा एक उड़िया वाला मिला था, बंदा मिले थे, वो उड़िया में बात कर रहे थे। और जब भी
बोला तुम गांधीधाम जाएगा तो वहाँ पे तुमको नौकरी मिल जाएगा। और गांधीधाम मेरे पास, मैं तो रिटर्न जा रहा था, ओखापुरी एक ट्रेन था, वहाँ से रिटर्न जा रहा था और उसको कैंसिल किया। मेरे को गांधीधाम नाम सुना था, मैं सोचा गांधीनगर होगा, तो 50-60 किलोमीटर की 10-20 किलोमीटर होगा। टिकट कैंसिल करके मेरे को 1 घंटे का टाइम था, जैसे इंटरसिटी आता था बड़ौदा से गांधीधाम, तो उसी ट्रेन में कैंसिल किया तो देखा 301 किलोमीटर। मैं बोले ट्रेन कभी पहुंचेगा यहाँ पे, तो इतना डिस्टेंस वाला रास्ता है। तो फिर मैं चलो ठीक है, मैंने आया तो फिर बंदा ने बोला तुम यहाँ पे रुकना और यहाँ पे एक गेस्ट हाउस मिलेगा। और उस टाइम पे देखा तो टिकट कैंसिल किया तो मेरे पास 500 रुपया था और उसका कुछ नहीं था। तो हमारा क्या उड़ीसा का आदमी है, मैं थोड़ा होशियार हूँ। उस टाइम पे मेरा 5 पैकेट में 100 रुपया मैंने रखा था, एक अगर गुम हो गया तो दूसरा काम हो जाएगा। इसके लिए मैंने रेलवे स्टेशन में था और वहाँ पे जब जल्दी सुबह हो जाता है, हमारा उड़ीसा में जल्दी उठना था, तो वहाँ के करके मैंने जोन का एक फैक्ट्री था वहाँ पे चला गया। और वहाँ पे जैसे गया था तो वहाँ पे भर्ती चालू था, बोला कंप्यूटर आता है, मैं बोला कंप्यूटर आता है। और वहाँ पे मैंने काम किया तो मेरे को वहाँ पे हमारा सुपर कंप्यूटर का था, 1990 में इतना कंप्यूटर का नहीं था। डाटा एंट्री के लिए मेरे को रख लिया 2000 का नौकरी पे। जिस दिन गया था उसमें 2000 का नौकरी मेरे को मिल गया। और मिलने का बाद थोड़ा दिन काम किया। उसी टाइम मैंने कांडला पोर्ट का नाम सुना, और कांडला पोर्ट में जब भी नाम सुना, वहाँ पे जाए कांडला पोर्ट से जोन से 10 किलोमीटर का रास्ता है, वो पैदल चल गया मैंने। अच्छा। और वहाँ पे जाने का बाद मेरे को पता नहीं था वहाँ पे कैसे क्या है, उसमें सिक्योरिटी था, तो फिर अंदर छोड़ दिया। फिर जाके मेरे को जॉब लग गया वहाँ पे। और जब लगा, और उस टाइम पे सुबह मैंने निकलता था 6 बजे, रात को 12 बजे रिटर्न आता था। पैदल जाने के बाद वहाँ से मेरे को जॉब मिल गया। जब भी एक CHA कंपनी में, जब आप लोग एक्सपोर्ट करते हो, जैसे पता होगा CHA कंपनी में क्या होता है, कस्टम क्लियरेंस करना। वहाँ पे जब भी किया था, जैसे दिवाली का टाइम था, वो 5-7 दिन तक का टाइम हुआ था मेरे को, और उसमें मेरे से 5 लोग सीनियर छोड़ दिए। अच्छा। तो मेरे जो मैनेजर थे वो मेरे को बोले यार इसे कैसे काम होगा 5 दिन का। मैं बोला मैं कर दूंगा, मेरे क्या क्या करते थे मेरे को बताओ। तो मैंने बोला ऐसे काम होना है। तो मैं बोला ठीक है कर दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। 5 लोग का काम भी थी, मेरा एक काम 6 लोग का काम। और मेरे को जाके सुबह 6 बजे में पहुंचता था और रात को 12 बजे आता था। 18 घंटा मैंने पोर्ट में काम किया। उस टाइम यंग ही था, तो 18 घंटा काम करने का बाद तो मेरे को ऐसे हुआ था, कस्टम क्लियरेंस भी करता था 2-3 घंटा, इसका CDC का काम करता था, स्टॉक भी देखता था, वो सारा पोर्ट का काम करता था। इसमें सारा लोग का पता चल गया ऐसे काम होता है। और उसका बाद मेरे को इतना एफिशिएंसी मिल गया वहाँ पे, और 18 घंटा करने का बाद मेरे को लगा यार जैसे कोई काम, इतना काम करने से कोई आदमी मर जाता नहीं है, लेकिन काम करना चाहिए। तो काम करने के बाद मेरे को थोड़ा दिन के बाद मेरे को नहीं अपना, मेरे को इच्छा नहीं था कि मैं नौकरी करूं, लेकिन मेरे को पहले से जब भी मैंने एक इकोनॉमिक्स स्टूडेंट था, और जब भी मेरे को था जो मैं बिजनेस ही करना है। काम सीखने के बाद मेरे को खुद में था जो बिजनेस ही करूं, और स्टार्ट किया मैंने 2000 बिजनेस अपना 5 में स्टार्ट किया। और 5 में स्टार्ट करने के बाद पहला बिजनेस में नुकसान हुआ। अच्छा। जैसे राजकोट का कोई बंदर थे, कस्टम क्लियरेंस का काम किया था, वो दिया थे, जैसे अपना डीजल इंजन एक्सपोर्ट करते थे, उसमें नुकसान हुआ। फिर उसमें ऑफिस भी नहीं था, क्या करूँ, ऑफिस नहीं था तो फिर कोई अपने को ये नहीं होगा। एक स्कूटर था उस टाइम में, एक बाइक था मेरे पास, उसमें कागज़ रखता था, लेके जाता था, उसी में ही मेरा ऑफिस चलता फिरता ऑफिस स्टार्ट किया। और कस्टम क्लियरेंस राजकोट से स्टार्ट किया था मेरा। उसका बाद एक जो अपना जो पुराना कंपनी थे, बहुत बड़ा कंपनी थे, और उसमें 5-6 जहाज लगता था पोर्ट में, और 5 जहाज लगने का बाद उसका स्टॉक रखना। और मेरे पास जो कंपनी में काम करता 125 एम्प्लॉय थे, और उसको पूरा मैनेज करता था मैंने। और उसको मैंने एफिशिएंसी क्या है वो सब सीख गया था। और उसमें बोला कोई ऐसा नहीं, छोटा काम नहीं, मतलब उस टाइम कांडला पोर्ट 8 बार था, उसमें 6 बार का काम मैंने निजे खुद हैंडल किया। अच्छा। और उसमें एग्रो कम्युनिटी में आता था, उस टाइम भी मुंद्रा पोर्ट भी नहीं था, लूज कार्गो जाता था, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, सब चलता था। जैसे ITC के बड़ा ब्रांड है, उसका भी मैं कस्टम क्लियरेंस करता था। आज भी उसी टाइम से लेकर आज भी कस्टम क्लियरेंस ITC का काम भी कर रहा हूँ। आज CHA में भी उसी का साथ जुड़ा हूँ। उसका बाद ये अपना
पंजाब हरियाणा में जितना चावल वाला थे, पंजाब हरियाणा दिल्ली, उस टाइम रिलेशन बन गया था। जैसे एक उड़ीसा का लड़का आया और अच्छा काम कर रहा है, आज भी वो लोग कस्टम क्लियरेंस मेरे को देता है और आज भी मैं काम कर रहा हूँ। उसी का लोग से कारण से आज मैंने खुद का काम स्टार्ट किया। और जब भी विश्वास होता है ना, कोई ऑफिस नहीं होता है, कुछ भी ये नहीं होता है, तो तो जब opportunity जब आ जब जाता जब है। जब आपने पहली ये नौकरी की 500 रुपए जब आपके पास थे, वो एज क्या रही होगी आपकी? मेरा 24 ईयर्स है। 24 ईयर्स। हाँ जी, मेरा अच्छा, 24 ईयर्स में 24 साल की उस समय पर आप थे और 24 साल की एज से लेकर के अब तक का आपका ये सफर रहा। इसमें कई उतार चढ़ाव आए होंगे, जैसे आपने एक दो उदाहरण दिए। हाँ जी, उसमें क्या सर, मैं उड़ीसा से बिलोंग कर रहा हूँ। उसके लिए कारण क्या है, हमारा वहाँ पे मेरा जो टाइम पे थे, एक आदमी अगर ग्रेजुएशन कर लिया, मैं गरीब परिवार से था, तो जब भी कोई घर वहाँ पे जॉब नहीं था, एक तो वकील बन जाओ, नहीं तो एक लेक्चर बन जाओ, अच्छा, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक है। तो फिर हम लोग को नौकरी ढूंढते थे, सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी से रेलवे हो गया, तो यूपीएससी एग्जाम दे दो, उसमें तो होने का सक्सेस बहुत कम है। उस समय लगभग पूरे देश में ऐसा ही माहौल था। ऐसे ही माहौल था। तो फिर यहाँ पे, तो वहाँ पे कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था, कंप्यूटर का नाम, उसमें कंप्यूटर मैंने सीख गया था। और उसमें बाद नहीं तो एक उसका जाके इकोनॉमिक्स स्टूडेंट को पढ़ा सकता हूँ, मैं ट्यूशन कर सकता हूँ। इसे था, बाहर चला जाऊँगा तो वही काम कर लूँगा, नहीं तो एक बिजनेस मैंने किया था। मेरे को बचपन से इच्छा नहीं था, आज वो लोग बोलता है एंटरप्रेन्योरशिप, मैंने बचपन से सीख गया था एंटरप्रेन्योरशिप। मेरा एक लेक्चर थे, तो मेरे को इकोनॉमिक्स का लेक्चर थे, वो बोले थे तपस एक काम करो, आप एंटरप्रेन्योर बनो। उसी टाइम का बात, अभी तो एंटरप्रेन्योरशिप चल रहा है। मेरे को दिमाग में घुस गया था, जो उसमें मेरे को कभी भी नौकरी नहीं करना है, एंटरप्रेन्योरशिप बनना है। तो उसी टाइम से मैंने किया था, जो वहाँ पे एक बॉस लिया था मैंने, बॉस किया था। और बॉस का तो गरीब परिवार में बॉस तो इच्छा नहीं था करने के लिए, कैसे करूँ। बस के लिए 5-7 लाख रुपया खर्चा होता था उस टाइम, पैसेंजर बस निकाल रहा था। ठीक है। और मेरा एज था उस टाइम में 12th पढ़ाई कर रहा था। अच्छा। तो उसने जब भी 12th पढ़ाई किया, इच्छा था तो बस एक निकालना, उसमें भी तो और कुछ बिजनेस नहीं था। तो बिजनेस, तो इसमें क्या हुआ था, मेरे मम्मी और मैं रास्ता में जा रहे थे, बस में बैठते तो वोमिट होता था, मेरे को रास्ते में उतार दिया। तो उस रास्ता में जैसे उतार दिया, तो बस कंडक्टर ने, मैं बोला बड़ा होगा तो बस बनाऊंगा। तो फिर हमारा वहाँ पे बस कॉलेज जाते थे, कॉलेज जाने का एक इंटीरियर गांव था। इंटीरियर गांव तो हमारा ऐसे इंटीरियर गांव है, जैसे गांव में जाते हैं ना, उसमें हम बहुत इंटीरियर, मतलब जैसे रास्ता नहीं था, साइकिल में जाने के लिए भी रास्ता होता था, मतलब कीचड़ रास्ता था, प्रॉब्लम थी, वो भी था। और नदी पार होना पड़ता था। 5th क्लास पढ़ाई तो ठीक है गांव में होता था, और 6th क्लास पढ़ाई करना है ना, एक नदी पार करना पड़ता था, और तैरना होता था। अगर 6th क्लास पढ़ाई करना होगा ना, तैरना आना चाहिए। अगर तैरना नहीं आएगा तो पढ़ाई बंद। अच्छा। क्योंकि स्कूल जाता होगा, अगर बारिश हो गया तो इस रास्ता में नहीं जा सकता है। तो जब भी हमारा साउथ साइड में क्या होता है, बचपन पे 6th क्लास में लड़का लोग सीख जाते हैं तैरना। अच्छा। तो फिर हम लोग, मैं भी 6th क्लास से सीख गया था। तो जब ही सीख गया था, तो फिर बाद में 6th क्लास पढ़ाई किया, कॉलेज किया, फिर साइकिल में जाते थे 30 किलोमीटर कॉलेज, फिर कॉलेज से 30 किलोमीटर साइकिल करके आना होता था। तो ये संघर्ष किया था मैंने मेरा कॉलेज करियर में। ठीक है। तो उसी टाइम पे मैं 4 बजे बस में निकलता था, एक साइकिल जाता था, उस साइकिल से भी 10 किलोमीटर बस में जाना होता था। तो उसमें एक बस तो रहता था, और शाम को भी रिटर्न एक ही बस वही रहता था। अच्छा। वो सुबह जाने के लिए वो पूरा बच्चा लोग साथ में रहते थे, तो ऊपर नीचे पूरा बस में, एक बस में कम से कम 150 बच्चा होते थे उसको आने जाने के लिए, इतना संघर्ष करते थे पढ़ाई के लिए। तो फिर साइकिल, बस, पैदल ऐसे ही था तो लाइफ कॉलेज में। और कॉलेज लाइफ पे भी सुबह 4 बजे जाते थे, रात को 8-10 बजे आता था। 18 घंटा था। जब भी मैं कांडलापोर्ट में आया, मेरे को 18 घंटा भी वही है, नौकरी भी 18 घंटा हुआ, पढ़ाई टाइम पे भी 18 घंटा काम किया। आज भी 18 घंटा काम करता हूँ। सुबह 6 बजे उठता हूँ, 12 बजे तक संघर्ष करता हूँ। मेरे बचपन का जैसे है, आज भी ऐसे काम भी करता हूँ, वैसे ही काम भी करता हूँ। तो ये हो गया मेरा लाइफ का स्टोरी। और दूसरा, जैसे हम बिजनेस में आता हूँ, यहाँ पे वहाँ पे देखा कोई सक्सेस नहीं था उड़ीसा में। और गुजरात में जो आया, कोई भी चीज़ बोलता हूँ आज करना है
मैं कर लेता हूँ। ओके तो ओके। इतना अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है और यहाँ पे इतना पॉजिटिविटी है, हम्म। मतलब मुंद्रा और कांडला यहाँ आपको वो एटमॉस्फेयर मिल गया जिसने आपको ग्रो करने के लिए काफी अच्छा एक एटमॉस्फेयर दे दिया। ग्रो करने के लिए यहाँ पे एक सराउंडिंग और खुद का मेहनत, और इसके लिए मैं आगे बढ़ गया। मेरे कोई सपोर्ट, आज लोग बोलते हैं सपोर्टिंग सिस्टम चाहिए, कोई सपोर्टिंग है, अगर इच्छा है आपको अपॉर्चुनिटी खुद ही आएगी। बिल्कुल निश्चित तौर के ऊपर पे अगर आपके पास में विल पावर है, विल पावर के साथ साथ में निष्ठा और सत्यता, होनेस्टी, अगर आपके पास में ये जुझारूपन है तो निश्चित तौर के ऊपर पे कहीं पर भी रेगिस्तान में भी आप हरियाली लेकर के आ सकते हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मिसेस नायक, चूंकि आपने इनके स्ट्रगल को बड़े नजदीक से देखा होगा और आप इसके ऊपर पे कैसे देखती हैं और आपको भी क्या कुछ स्ट्रगलिंग फेस देखना पड़ा? जैसा अभी बताया नायक साहब ने कि पहली बार जो है नुकसान हुआ और जो पहला वो मिला कॉन्ट्रैक्ट वो भी माइनस के अंदर चला गया, तो बाइक के ऊपर पे ही इनका ऑफिस चलता था, वो दिन शायद आपने भी देखे हो। तो वो कैसा उस समय पर एटमॉस्फेयर, घर का भी माहौल खराब होता है उस समय पर, तो डांटती होंगी आप तो इनको, क्या काम कर लिया? मुझे तो पड़ जाती है कभी कभी, अब भी डांट पड़ जाती है। ऐसा नहीं, मैं भी साथ में थी जी। ऐसा नहीं, मैं भी इनका साथ में थी। हाँ और मैं भी बिजनेस कर देखती थी उस टाइम। हाँ। तो हम लोग मिलके करते थे। तो आप मिलकर के करते थे, तो क्या चैलेंजेस आपने देखे? क्योंकि आप भावुक भी हो रही हैं, शायद वो जो समय कई बार ऐसा आता है फेस लाइफ के अंदर में जो बताता है कि नहीं, अब ऐसे दिन जो है शायद जीवन के अंदर में दोबारा ना आए। हाँ, मैं जब इधर आई थी उनको 6,000 का पेमेंट मिलता था। हाँ। सॉरी। अब पानी खोल के तो हम इधर भी देखते थे, वो गाँव को भी पैसा भेजते थे। तो गांव में और कौन कौन लोग? सास ससुर और एक देवर पढ़ाई करते थे। तो यहाँ भी चलाना होता था, वहां पर भी चलाना? गाँव में भी चलाना पड़ता था। बिल्कुल, मैं इस चीज को समझ सकता हूं। और चूंकि बिजनेस, क्योंकि कारोबारी जो होता है ना, वो किसी ने ठीक ही कहा है कि राइड जो करता है वो शेर की करता है, और जैसे ही शेर से आप थोड़ा सा उतरे तो वो शेर आपको खा भी सकता है। तो ये एक कारोबारी का एक दृष्टिकोण भी होता है, क्योंकि एक बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना वो आसान नहीं होता। आप शिखर के ऊपर पे उस इंसान को देखते जरूर हो और आपको लगता है कि काफी ऊंचाइयां छू ली हैं, आकाश के ऊपर पे है, लेकिन उसके जो पांव के छाले हैं जो उस सफर को तय करने के अंदर में आए, उन छालों की तरफ भी देखना चाहिए। तो मिला जी, इस समय पर अगर हम बात करें, चूंकि आप अब एंटरप्रेन्योर खुद भी हो चुकी हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर का भी इस समय पर जमाना है, तो उसको आप किस दृष्टिकोण से अभी देख रही हैं? चूंकि आप चावल का एक्सपोर्ट कर रही हैं, कैश्यू आप इंपोर्ट कर रही हैं, और कितना बड़ा इस समय पर कारोबार, और इस समय पर चावल को लेकर के अगर मैं बात करूं तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? चावल में तो अभी अच्छा फ्यूचर है, एक्सपोर्ट पे बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ। और अभी चाइना खुलने वाला है, तो अच्छा एक्सपोर्ट। अच्छा, चाइना खुल जाएगा? खुलने वाला है, आ रहा है मैसेज। अच्छा, तो चाइना कौन सी क्वालिटी जो है वैरायटी चावल की जा सकती है, बासमती और नॉन बासमती? नॉन बासमती से ज्यादा है, नॉन बासमती मिक्स में जाता है इसमें। अच्छा, चाइना में। ओके। अच्छा, इसके साथ साथ में मेरे दो सवाल ये हैं, क्योंकि अभी बजट के अंदर में कैश्यू के ऊपर पे काफी थ्रस्ट दिया गया है, और ये कहा गया है कि जितने भी कोस्टल एरियाज हैं वहां पर कैश्यू की खेती के ऊपर पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। रो कैश्यू, चूंकि वहां पर जो कैश्यू के पुराने जो प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स की जगह पे अब नए प्लांट्स लगाए जाएंगे, और कैश्यू का जो प्रोडक्शन एरिया है उसको इंक्रीज किया जाएगा, और इस तरीके के जो प्लांट्स हैं वो दिए जाएंगे जिसकी यील्ड जो है काफी
बेहतरीन हो और अच्छी हो। तो उसको देखते हुए आपको क्या लगता है फ्यूचर क्या दिखाई देगा? आपसे भी इसके ऊपर पे मैं रिएक्शन लूंगा फ्यूचर तो जी। अच्छा है। और ये काजू के जो पहले पुराना था मेसिन स्टॉक जो पुराना था वो एक्सपेंसिव ज़्यादा मतलब करने में एक्सपेंसिव होता है। अब जो नया नया मशीनरी आ रहा है उसको एक्सपेंसिव कम आ रहा है। मतलब अच्छा काजू अच्छा क्वालिटी में आता है। अच्छा क्वालिटी के क्वालिटी अंदर। में आता है। अच्छा मेरा अब आपसे वापस मैं उसी बैक फ्लैश के अंदर में जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आप वहां पर भावुक हो गई तो मैंने थोड़ा सा टॉपिक को डाइवर्ट किया, क्योंकि आपने काफी नजदीक से नायक जी को स्ट्रगल करते हुए वहां पर देखा, काफी स्ट्रगलिंग फेस रहा होगा। कितने टाइम फ्रेम आपने उस स्ट्रगल के अंदर में, क्योंकि हम जितनी भी सक्सेस स्टोरीज होती हैं उनको कई बार ये देखते हैं कि एक ही कमरा, एक छोटा सा 10 बाय 10 का कमरा, उसी में ही किचन है, उसी में ही बाथरूम है और स्ट्रगलिंग करनी, ठीक है, क्योंकि आपने नजदीक से उस समय से इनको देखा है और उस ऊंचाई के ऊपर पे आज आते हुए देखा है जहां पर आपके पास में लगभग 500 एम्प्लॉइज, और 500 मैं एम्प्लॉइज नहीं कहूंगा, 500 परिवार कहूंगा जिनका आप पालन पोषण कर रहे हैं, उनको रोजगार दे रहे हैं। तो वो जो फेस रहा वो कितने टाइम फ्रेम का इतना फेज रहा, और वहां पर आपको स्पेशली दिमाग में क्या आता था कि इस जी जंजाल से बाहर निकल करके नौकरी अच्छी है या नहीं, ये जो काम कर रहे हैं अपना कारोबार कर रहे हैं वो कारोबार बेहतरीन? हम लोग उस टाइम मिक्स में करते थे, वो जॉब भी करते थे और घर पे हम लोग बिजनेस भी करते थे। एक कंप्यूटर वो लेके आए, मुझे भी कंप्यूटर आता था उस टाइम। कंप्यूटर में मैं डाटा एंट्री करती थी। अच्छा, तो उस समय आपने कंप्यूटर सीखा हुआ था 1999 या 2000 के आसपास आपने? नहीं, मेरा शादी हुआ 2005 में। 2005 में, ओके। उस टाइम में कंप्यूटर सीख के ही आई थी। अच्छा, उस समय आप कंप्यूटर सीख करके ही आई थी। नेक्स्ट अब मैं थोड़ा सा कमोडिटीज सेगमेंट की तरफ पे आऊंगा। कमोडिटीज, चूंकि आप चावल के साथ में हैं और भारत के अंदर में सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन है एग्रीकल्चर के अंदर में वो चावल से ही आता है आपके पास में। और चावल चूंकि बासमती और नॉन बासमती दोनों ही हमारे एक्सपोर्ट होते हैं। इस बार वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो राइस का प्रोडक्शन, ग्रेन्स का अगर पर्टिकुलर प्रोडक्शन में देखूं तो हाई लेवल के ऊपर पे है, और भारत चूंकि चाइना को भी पीछे छोड़ करके नंबर 1 हो गया है राइस प्रोडक्शन के अंदर में। इसको आप किस नजर से देख रहे हैं, एक बात, और दूसरा चूंकि 2 साल आपका चावल का एक्सपोर्ट बैन रहा और उसकी वजह से जो इंटरनेशनल आपके बायर्स थे वो तितर बितर हो गए, और अब इस समय पर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में उन बायर्स को वापस लाने के लिए आपको वर्ल्ड के अंदर में सबसे लोएस्ट प्राइस जो है वो देना पड़ रहा है। इसको किस नजर से देख रहे हैं इन दोनों बातों को? सर, ये आपने अच्छा क्वेश्चन मेरे को पूछा है। ये आपने जो बताया जो राइस एक हमारा एसेंशियल कमोडिटी है जी इसका बिना तो वर्ल्ड में कोई जी नहीं सकता है। जी जैसे हमारा राइस है, हमारा जो इंडिया है, इंडिया का प्रोडक्शन राइस अच्छा है, और हम लोग को ज़्यादा लोग को इंडियन जो है वो नॉन बासमती राइस हम खाते हैं। ओके, बासमती का राइस खाते हैं लेकिन उसमें 90% हम नॉन बासमती कंजप्शन है, 20% 80% नॉन बासमती है, 20% हम बासमती कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम करते हैं। जैसे हमारा साउथ हो गया, उड़ीसा, आंध्रा, साउथ का सारा स्टेट है, सारा जो है हम नॉन बासमती का परवेल्ड राइस जी, और हमारा नॉर्थ साइड में थोड़ा बासमती यूज करते हैं। और जैसे हम 2022 से 2024 तक को इंडिया का राइस बैन था जी, व्हाइट राइस, बासमती अलाउड था, हाँ अलाउड था जी। तो व्हाइट राइस बैन था। उसी टाइम पे हमारा जो इंडिया का जो अदर कंट्रीज का फोकस था इंडियन राइस का ऊपर ही था, सारा डिमांड भी अच्छा था। जब भी गवर्नमेंट बैन किया, बैन के लिए करने का बाद हमारा साथ पाकिस्तान कंट्री, वियतनाम और अपना थाईलैंड और चाइना, ये चारा हमारा कॉम्पिटिटिव कंट्री है जैसे राइस प्रोड्यूसर कंट्री है। वो लोग को दूसरा बाज़ार मिल गया, मिडल ईस्ट का बाज़ार मिल गया, यूरोप का बाज़ार मिल गया नॉन बासमती का सेक्टर के लिए। तो उसका प्राइस से हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ना सर राइस का, और उन लोग का पाकिस्तान का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है हमारे से कम है जी, क्योंकि हम पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज़ करते हैं। पेस्टिसाइड भी ज़्यादा यूज करते हैं, और हमारा जैसे कंट्री आबादी भी बड़ा है,
हमको राइस का ज़्यादा कंजप्शन चाहिए, प्रोडक्शन भी ज़्यादा चाहिए हमको। हमारे बचपन से बोलता हूँ जो एक हमारा वहाँ पे एकड़ में 40 ही बोरी होता था, आज 100 बोरी पैदा होना चालू किया। उस टाइम से हाई एलडी वेराइटी का जो सीड है वो नहीं था, अभी आजकल हो रहा है। ठीक है। और पेस्टिसाइड भी हम यूज करते हैं। और पहले जो पारंपरिक का जो फर्टिलाइजर था धीरे धीरे कम हो गया। बिल्कुल। तो इसके लिए थोड़ा सा हमारा जो डिमांड है, एक्सपोर्ट का जो डिमांड है कम हो गया। ठीक है। जैसे यूरेस एक्टिविटीज़ होता है, यूरिया डालते हैं खाद में हम्म, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। हम जैसे मिडल ईस्ट हो गया और हमारा कोई कोई कंट्री जैसे यूएस है, यूरोप है, इसमें होता है जो पेस्टिसाइड का इशू आता है, पेस्टिसाइड रेड्यूस का काफी मेजर इशू है। मेजोरिटी इसमें यूरोप का डिमांड हमारा कम हो रहा है, यूएसए का डिमांड कम हो रहा है। तो ये लोग जब भी हम कोई भी व्यापारी एज एक्सपोर्टर आज राइस एक्सपोर्ट करता है यूरोप के लिए, वहाँ पे जो हमारा चावल का जितना, जैसे वाइट राइस का कीमत आज मोटा मोटी 30 रुपया है और उससे ज़्यादा ओशियन फ्राइट होता है। ओशियन फ्राइट का मोटा मोटी 6,000 से 7,000 डॉलर आसपास का यूरोप का बढ़ा है। जो अगर यूएसए भेजते हैं तो 50 से 60% हमारा होता है। अगर वहाँ पे रिजेक्ट हो गया तो एक्सपोर्टर को 100% नुकसान, वो रिटर्न तो नहीं लेके आ सकता है, वो डिस्ट्रॉय करने का पैसा ज़्यादा लगता है। अभी आपने कार्गो फेयर्स की बेसिकली बात की, अगर मैं वो ट्रांजिट्स की बात करता हूं तो जो अभी वर्ल्ड वाइड जो पॉलिटिकल टेंशन्स हैं, चाहे हम ईरान की बात करें, अमेरिका की बात करें, फिर उधर से रशिया यूक्रेन की बात करें, अभी हमने रेड सी के अंदर में भी देखा जहां पर कार्गोज के ऊपर भी अटैक हुए और कई ऐसे कार्गोज थे जिसके बीच के अंदर में ग्रेन्स था, वो भी डिस्ट्रॉय हुए। हालांकि उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट मार्केट के प्राइसेस के ऊपर पे हमने नहीं देखा, क्योंकि ये भी मार्केट को डिस्टर्ब करने के अंदर में एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। जब आपका रेड सी से आपका जा रहा है तो वहाँ पे इंश्योरेंस कॉस्ट आपकी बढ़ गई, आपका फ्रेट आपका इंक्रीज हो गया, उसके अंदर में जो वोलेटिलिटी है, क्या लगता है कि वो बाजार को हिट कर रहा है, बाजार को डिस्टर्ब कर रहा है? सर बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। आज आज प्रॉब्लम है, एक चीज़ है, आज आप एक्सपोर्टर हैं, समझो हम ईरान एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। ईरान अगर हम एक्सपोर्ट किया है, पेमेंट का प्रॉब्लम है क्योंकि सैंक्शन कंट्री है, पेमेंट हम नहीं ले सकते क्योंकि वो डॉलर में नहीं ले सकता है पेमेंट। तो बाकी जरिए कोई सिस्टम बना के कुछ करते हैं जो है। तो एक ईरान के लिए प्रोडक्शन जो है, हम प्रोडक्शन तो है हमारा, बासमती बड़ा प्लेयर है, 12 लाख मीट्रिक टन के आसपास आपका माल जाता है वहाँ पे, 12 लाख के ऊपर ही जाता है। हाँ। लेकिन इसके लिए आज हम थम पड़ा है, जो जा रहा है बहुत कम जा रहा है। हम भाया इराक भेजते हैं और हम हमारा जैसे चवाहर पोर्ट है, चवाहर पोर्ट से हम अफगानिस्तान भेजते हैं, तुर्किस्तान, मतलब आगे तक रशिया तक जाते हैं। ठीक है। तो उसमें हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा था उसमें हमारा प्राइस जो है कंट्रोल होता है, मतलब पैरिटी नहीं आ रही, पैरिटी नहीं आ रहा है, कम हो गया प्राइस में, कोई भी कम हो रहा है। ठीक है। ये चीज़ें, डिमांड कम हो गया राइस का बासमती में। ठीक है। और जैसे हम कोरोना का बाद जैसे हम चाइना भेजते थे, बैन हो गया, बैन होने के बाद चाइना मार्केट पूरा टूट गया। नॉन बासमती का जो राइस है एक्सपोर्ट अभी उससे ज़्यादा जा रहे हैं हमारा थाईलैंड का और पाकिस्तान का। आज पाकिस्तान का जो राइस है हमारा, उसमें क्वालिटी में देखा देखो पंजाब सेक्टर में होता है, हमारा ज़मीन तो दोनों पंजाब का सेम है, बिल्कुल, और क्वालिटी में भी सेम है। और देखा जाएगा तो प्रोडक्ट्स उसका आज हमारा जो 450 में भेजेंगे, वो $400 में CIF दुबई दे रहा है। अच्छा, $50 हमारा राइस कम है, हमारा राइस को कौन लेगा? ठीक है। तो इसके लिए बड़ा प्रॉब्लम वहाँ से हो रहा है। ठीक है, तो एक तो वो प्रॉब्लम है। अभी चूंकि 2 बड़े डेवलपमेंट्स हैं, उस पर मैं बात करूंगा आपसे। एक हमने देखा है कि बजट के अंदर में कैश्यू के ऊपर पे काफी तवज्जो दी गई है, कोस्टल एरिया के अंदर में, जैसे वही क्वेश्चन काजू, क्या लगता है कि एक बड़ी क्वांटिटी के अंदर में 5 लाख मीट्रिक टन के आसपास का हम अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो एक बड़ी क्वांटिटी के अंदर में आपकी विदेशी मुद्रा बाहर जा रही है। एक समय ऐसा था जहां पर आप कैश्यू जो है वो एक्सपोर्ट करने लगे थे, तो उसको किस नजर से आप देख रहे हैं? और कैश्यू की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पर प्रोडक्शन साइज अगर इंक्रीज करता है तो जो आप कैश्यू इंपोर्ट कर रहे हैं और डोमेस्टिक मार्केट आप देख रहे हैं, क्या लगता है कि
ये एक बेहतरीन सौदा आपके लिए भी होगा कि यहाँ पर डोमेस्टिकली आपको लोएस्ट प्राइसेस के ऊपर पे कैश्यू मिलेगा और अपने बायर्स को आप दे पाएंगे? ये सर काजू नट का जो आपको प्रोडक्शन का बात कर रहे हैं, काजू नट का जो सरकार भी अच्छा किया। पहले हम ट्रेडिशनल का सिस्टम में काम करते थे कि कोई छोटा फैक्ट्री लगते थे उसी टाइम पे 1998 में, तो 1-1.5 लाख रुपया में अपना एक छोटा इंडस्ट्री सेटअप हो जाता था। और हमारा इंडिया का काजू ही डोमेस्टिक जो काजू होता है, गांव में जो खेती होता था, उसी काजू को लेके लोगों प्रोडक्शन करते थे। उसका लेबर जो है, गांव का जो लेबर आता था, उसमें एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होता था। ज़्यादा लोग काम करते हैं, औरत लोग है, लेडीज हो गया, जेंट्स लोग होगा, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा क्रिएशन होता था। आज क्या हो गया, मशीन आ गया। मशीन आने के बाद उसको वो जो उसका जला बोलते थे, जला वाला सिस्टम बंद हो गया, वो स्टीम वाला सिस्टम आ गया। स्टीम आने के बाद थोड़ा सा वो ये प्रोडक्शन तो बढ़ गया इसके लिए। फिर बाद में इंपोर्ट चालू हुआ। जो इंपोर्ट का जो काजू है, अभी जो इंपोर्ट का काजू आ रहा है, वियतनाम से आ रहा है, बाकी बेनिन से आ रहा है, अलग अलग अफ्रीकन कंट्री से आ रहा है। हमारा जो सबसे अच्छा क्वालिटी जो इंडिया का जो काजू है, रॉ काजू है, सबसे अच्छा क्वालिटी का है। आज का डेट में भी अच्छा क्वालिटी का है। और अफ्रीकन जो काजू आता है इतना अच्छा क्वालिटी नहीं है। फिर भी हमको रेट मैच करने के लिए हमारा इंडियन का मेंटालिटी सस्ता है। ठीक है, सस्ता है का हिसाब से हम लोग लेके वो इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करके प्रोसेस करके इंडिया मार्केट में सेल करते हैं। फिर इंडिया मार्केट में भी सेल करते हैं और वापस री एक्सपोर्ट भी आप करते हैं। एक्सपोर्ट भी। चावल के अगर मैं बाजार को देखता हूं तो इस समय पर चावल का मार्केट, चूंकि यूएस ट्रेड डील जो हुई है उसके अंदर में, चूंकि अभी पीछे ट्रंप साहब का बयान आया था, स्टेटमेंट आई थी कि जी भारत जो है अपना चावल जो है अमेरिका में डंप कर रहा है, तो अब आपको लगता है कि वो दरवाजे खुल गए हैं, चावल का एक्सपोर्ट एक बार फिर से अमेरिका को होगा, यूरोपियन मार्केट्स को होगा, और जो चावल की इंडस्ट्री इस समय पर प्रेशर के अंदर में है, चाहे वो ईरान की वजह से हो, चाहे जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से हो, वो अब सुधरती हुई आपको दिखाई देंगी? सर, जो हमारा सबसे बड़ा बाजार है ईरान है। ईरान का हमारा जो राइस जाता है 15 लाख टन राइस का कंजप्शन होता है। ईरान है। ईरान ठीक है, बंदरावासी ये सब पोर्ट है, उसमें इन ट्रांजिट भी जाता था सारा कार्गो। तो बड़ा बाजार हमारा वो रुक गया ये सैंक्शन का कारण से। ठीक है। और जो ये बाजार है हमारा यूएसए का बाजार है, आज भी यूएसए 50% टैरिफ भी होगा ना, लोग को लेंगे। अच्छा, क्योंकि इतना आज बाजार में हम जाता है, अगर चावल बोरी 100 रुपया भी होगा, किलो का भी लेके आएंगे, 150 भी होगा लेके आएंगे। अच्छा। तो ये एसेंशियल कमोडिटी में जाता है। चावल के रेट में यूएसए रेट में 50% रेट में कोई फर्क पड़ता नहीं है। और उसी में दूसरा कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि यूरोप जो कंट्री है बासमती का ज़्यादा कंजप्शन बासमती है। और इंडिया छोड़ के बाकी ना वियतनाम में होता है ना उसमें थाईलैंड में होता है। और अपना पंजाब जो पाकिस्तान में, उसमें 11-21 है, 17-18 1509 जो वेराइटी है, थोड़ा बहुत वो हो रहा है। और उसमें 2 महीना 3 महीना खत्म हो जाता है। मुद्रा पोर्ट पे किस तरीके के चैलेंजेस एक्सपोर्टर्स को फेस करने पड़ते हैं? जैसे यहाँ पर काफ़ी एक्सपोर्टर्स हैं, अगर मैं स्पाइसेस की बात करता हूँ, वो भी मेजर पोर्ट है, तो किस तरीके के चैलेंजेस एक एक्सपोर्टर वहाँ पर देखता है और उनका रेक्टिफिकेशन कैसे हो सकता है? मुंद्रा पोर्ट का जो है सर, अभी जो एक्सपोर्ट हो रहा है सारा मैक्सिमम जो है आपका ये राजकोट हो गया, यहाँ पे ऊंझा हो गया, ये सब मुंद्रा से ही होता है। कुछ पिपाओ में से जाता है, ये दोनों पोर्ट से ही मैक्सिमम ही एक्सपोर्ट होता है। ठीक है। तो मुंद्रा का जो है सर्विस देखा जाएगा अच्छा है, वेसल फ्रीक्वेंसी ठीक ठाक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पे जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है ना, धीरे धीरे बढ़ रहा है। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट क्या है, धीरे धीरे जो है वो ओशियन फ्राइट बढ़ रहा है। अभी जैसे चल रहा है आपका यूएसए वेसल का जो स्टेबिलिटी है कम हो जाता है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है। तो कभी कभी चाइना अगर एक्सपोर्ट खुल गया तो वेसल का कम हो गया, तो ये लोग को रेट बढ़ जाता है। ये लोग देते होंगे, जैसे आज कोई वियतनाम एक्सपोर्ट करते होंगे तो उसको $500 का होगा, उसमें सीधा $800,000 का मार्जिन होता है, उसका मुनाफा भी कम हो जाता है। अच्छा। और कोई लो वैल्यू कार्गो होता है ना, उसका मार्जिन भी कम हो जाता है, मतलब उसको कभी भी जीरो में आ जाता है। जैसे ये प्रॉब्लम, ये चैलेंज है मुंद्रा के लिए। और बाकी तो देखे जाए तो मुंद्रा पोर्ट का हिसाब से फ्रीक्वेंसी अच्छा है। तो अभी जिन ट्रेडर्स के पास में चावल है, क्योंकि चावल का तो अराइवल्स प्रेशर भी है,
और जाता हुआ सीजन है, तो अभी आपको क्या लगता है जिन लोगों ने पैडी को स्टॉक किया है और राइस की तरफ वो जा रहे हैं, मिलिंग की तरफ में, तो उनको स्टॉक करना चाहिए या लिक्विडेट कर देना चाहिए? बहुत ज्यादा प्राइसेस 2026 के अंदर बढ़ते दिखाई नहीं दे रहे। अभी जो प्राइस है ना, तो जो बढ़ चुका है डेली इसका बढ़ रहा है, अभी भी बढ़ रहा है। अच्छा। अभी 2-3 रुपया 2 दिन में बढ़ गया। ऊपर में क्या लेवल में देख सकता हूँ? तो बाकी देखा जाएगा तो यूएस ट्रेड डील के कारण बढ़ा है ये चावल का प्राइस 2 रुपया। यूएस डील का कारण से भी बढ़ा है, और अभी थोड़ा सा ये अपना खुल गया सारा, ईरान से भी थोड़ा एक्सपोर्ट भी चालू हो गया। ओके। तो बाकी चाइना भी खुल जा रहा है। चाइना तो सर नॉन बासमती है, बाकी नॉन बासमती का जो व्हाइट राइस है अभी वियतनाम से कम हो गया, क्योंकि उस क्रॉप खत्म हो गया। पाकिस्तान का खत्म हो जाता है तो फिर इंडिया खुल जाता है। ठीक है। तो ये चाइना तो लेगा राइस। कितने रुपए की उछाल आ सकती है चावल की कीमतों के अंदर में? तो अभी जैसे आपने बताया 2 रुपए बढ़ गए हैं चावल के प्राइसेस, कितने रुपए हम ऊपर में देख सकते हैं? क्या लगता है 10 रुपए प्रति किलो की, 20 रुपए प्रति किलो की, क्या वो तेजी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं, अभी जो प्राइस है ना सर, बासमती में 5 रुपया से ज़्यादा ऊपर नहीं आएगा। ओके। व्हाइट राइस में 2 रुपया, बस 30 रुपया का आज का जो व्हाइट राइस है उसमें 2 रुपया तक जा सकता है। 32 रुपए हो सकता है, उससे ऊपर नहीं। ऊपर से उसके ऊपर नहीं जाएगा। और बासमती हम ऊपर में 1509, और अगर मैं 1509 की बात करूं या 1121 की बात करूं तो ऊपर में अपसाइड ट्रेंड टॉप आ चुका है। 5-6 रुपया का वेरिएशन रहेगा, 5-6 रुपए का वेरिएशन रहेगा। वैसे बहुत बहुत शुक्रिया तपन जी इस तमाम जानकारी के लिए। मिसेस नायक आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चावल की अगर मैं बात करूं तो चावल के अंदर में अभी फ्यूचर थोड़ा सा फिलहाल दिखाई दे रहा है, चूंकि एक बिल्कुल जो इंडस्ट्री थी वो दबी हुई थी, और एक्सपोर्टर्स तो ईरान के इशू की वजह से और जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से काफी प्रेशर के अंदर में रहे ही रहे हैं। चूंकि अगर हम पूरे बेल्ट की एक्सपोर्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो काफी नुकसान उनको 2025 के अंदर में बियर करना पड़ा। बहुत सारे ऐसे एक्सपोर्टर्स हैं जिनका ईरान में पैसा भी फंसा है, उसके बाद जो इंडस्ट्री है वो काफी प्रेशर के अंदर में आई थी, लेकिन ओवरऑल अब तस्वीर जो है वो सुधरती दिखाई दे रही है। इंडिया और अमेरिका की जो डील हुई है उसके बाद से संभावनाएं बढ़ी हैं और 2 रुपए की तेजी प्रति किलो के हिसाब से आ चुकी है। और यहां पर बासमती चावल की अगर मैं बात करूं, चाहे वो 1121 है, 1509 है, 1401 है, वहां पर 5 रुपए प्रति किलो तक की तेजी यथासंभव आ सकती है, जैसा कि नायक साहब ने बताया। और अगर नॉन बासमती चावल की बात करें तो 2 रुपए तक की तेजी आ सकती है। मिसेस नायक ने यहां पर एक बड़ी ब्रेकिंग दी है, वो मैं आपके साथ साझा कर देता हूं, क्योंकि चाइना बाजार खुल सकता है और उसका एक इंपैक्ट हम यहां पर देख सकते हैं देश के अंदर में चावल की कीमतों में इजाफे के तौर के ऊपर पे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी। आप दोनों ही खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।